श्री राधे राधे सभी श्रुति श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा स्वागत करता हूं। राधे राधे नमस्कार। हम लेके चल रहे हैं वास्तु की पढ़ाई के जियोपैथी स्ट्रेस चैप्टर को, और इस चैप्टर में अगली जो हेडिंग है वो आपको लिखनी है, जियोपैथिक वेब्स की को अन्य नाम भी मिले हैं। जियोपैथिक वेब्स को अन्य नाम भी मिले हैं। डैश जियोपैथिक वेब्स को अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर मापा गया है और वहाँ के कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, बोलचाल की भाषा में जियोपैथी स्ट्रेस को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नंबर 1, चीन। डैश ड्रैगन। नंबर 2, भारत। डैश जलीय नाग आत्मा। नंबर 3, ब्रिटेन। डैश बाइवर। नंबर 4, बीरनिया। डैश नाग। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया। डैश इंद्र धनुषीय सर्प आत्मा। इंद्र धनुषीय सर्प आत्मा। मगर मच्छीय आत्मा, कॉमा लगा के। इंद्र धनुषीय सर्प आत्मा, कॉमा मगरमच्छीय आत्मा। बीरनिया जो लिखा है उसको बोर्निया कर लीजिए जी। जिस देश की जैसी भाषा उसे उसी में कहा गया। यहाँ पर हम उसे रूपांतरित करके बता रहे हैं। ड्रैगन को अगर चाइना में बोलेंगे, चाइनीज़ भाषा में बोलेंगे, भारत को जलीय नाग आत्मा के रूप में बोलेंगे तो कुछ और ही बोलेंगे। चीनी भाषा में ड्रैगन को कुछ और बोलेंगे। ब्रिटेन में बाइवर जिसे बोलते हैं उसको हो सकता है वो कुछ और बोलते हो। बोर्निया में नाग बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंद्रधनुषीय सर्प आत्मा बोलते हैं। मगरमच्छीय आत्मा बोलते हैं। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझिए जैसे VW की गाड़ी आती है। VW की गाड़ी को फॉक्सवैगन बोलते हैं। फॉक्सवैगन क्यों बोलते हैं जबकि उस पे V और W लिखा है? जहाँ की एक गाड़ी है, जहाँ की एक गाड़ी कंपनी है, वहाँ पर भाषा में हो सकता है कि V को F बोलते हो। मेरा अनुमान है, मेरा ये ज्ञान नहीं है, पर जब मैं पढ़ता हूँ V से
अगर VW की गाड़ी को बोलेंगे तो वोल्फ वैगन बोलेंगे या वोल्स वैगन बोलेंगे, पर वो बोलने में उतना नहीं लगता है। पर जब किसी उसी कंपनी के बारे में किसी और विदेशी जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जब हम सुनते हैं गाड़ी के बारे में, तो वो फॉक्स वैगन बोलते हैं। तो फॉक्स वैगन, फॉक्स आता है, मतलब एफ हो सकता है कि वी लेटर को एफ बोलते हो, ऐसा मुझे लगता है कि VW की गाड़ी फॉक्स वैगन को वहाँ पर इसलिए फॉक्स वैगन बोलते हैं क्योंकि वी जो लेटर है इसको वहाँ पर एफ पढ़ा जाता हो। भाषा है इंग्लिश भाषा, ग्रीक, लैटिन और एक और कोई भाषा है, उसे मिला के बनी है। तो पहले जब पढ़ाया जाता था तो उसी चैप्टर में सेंटेंस किसी और तरीके से पढ़ाया गया, फिर सिलेबस चेंज हुआ, नए तरीके से जब इंग्लिश आई तो उसमें पहले होता था शेक्सपियर का लिखा हुआ दाऊ आर माइटी, तो यू को दाऊ बोलते थे, फिर बाद में दाऊ चेंज हुआ और यू हो गया। तो ऐसे स्पेलिंग्स में बहुत सारी चेंजेस हुए। कानपुर को पहले CAPUR करके, ऐसे POR करके कानपुर करके बोलते थे, फिर वो KANUR करके PUR करके हो गया। तो ये चेंजेस होते हैं भाषा में। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लीजिए, मेटल्स की नालियाँ और भूकंप। अच्छा, ये बाजा पे शायद ब्रीफिंग पहले ही हो गई, नहीं? चलो, बाद में नहीं करनी पड़ेगी। मेटल्स की नालियाँ और भूकंप डैश। पृथ्वी की गहराई में मेटल्स की भारी भारी परतें हैं। देखिए, पहले जो मैं अंदाजे से बोल रहा था वो यहाँ पर फिक्स है, वो शो वैसे ही करना ज़रूरी था। आगे लिखते हैं, पृथ्वी की गहराई में मेटल्स की भारी भारी परतें हैं जिन्हें हम प्लेट्स भी कह सकते हैं। इन्हीं प्लेट्स के बीच में बनी नालियों में धातुओं का पानी होता है, भरा होता है, जो एक प्रकार का केमिकल होता है। जब प्लेट्स में घूर्णन होता है, मूविंग होती है, रासायनिक क्रिया जब इन प्लेट्स में होती है और प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो रासायनिक क्रिया होती रहती है, इससे ये केमिकल्स विद्युत की तेजी से, लाइट की स्पीड से नालियों में बहने लगते हैं। इस बहने के प्रवाह से भूमिगत तनाव होता है। यही तनाव हानिकारक है और भूकंप आने पर भी यही होता है। अगली हेडिंग, धातुई प्लेट्स टकराने का कारण। धातुई प्लेट्स
टकराने का कारण विकास के नाम पर आधुनिकता की स्थापना हेतु ऊंचे ऊंचे भूखंडों का विकास करना। जब हम ऊंची गगनचुंबी इमारत का निर्माण करते हैं तब हमको भूमि की गहराई में जाना ही पड़ता है। मेट्रो की टनल खोदने में भी हम भूमि को क्षति ही पहुंचाते हैं। खदान में भी ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई करते हैं तो धरती की परतों में खिंचाव आता है और भूकंप का कारण बनता है। अगली हेडिंग, ग्रिड सिस्टम के खोजकर्ता। ग्रिड सिस्टम के खोजकर्ता डैश पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और अत्यधिक जमीनी छेड़छाड़ का इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। डॉक्टर हार्टमैन HARTMAN हार्टमैन ने बताया कि जब जमीन में ऐसे परिवर्तन होते हैं तो भूकंप आते ही हैं। जब धातुओं का बहाव इन नालियों में बहता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। इसी को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। अगली हेडिंग है, भूकंप के समय ग्रिड में बदलाव। भूकंप के समय ग्रिड में बदलाव डैश जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने से 12 घंटे पहले 12 आवर्स बिफोर इन नालियों की चौड़ाई 3 गुना तक बढ़ जाती है जिससे प्लेट्स खिसकने पर भूकंप आता है। चलिए ब्रीफिंग ले लेते हैं। जियोपैथी वेब्स को अन्य नाम भी मिले हैं। देखिए ये चैप्टर का ये जो हेडिंग है इस पे हम बोल चुके हैं, पर
काफ़ी कुछ है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक लोगों के घर की बात हमने आपको बताई थी कि वो जब तक 3 बियर नहीं पी लेते हैं तब तक उनको घर में अच्छा नहीं लगता है। मतलब उनके कार्यालय और घर की वेब्स में अंतर है। वो घर पे 10 बजे से पहले आना ही पसंद नहीं करते। 10 बजे से लमसम उनका घर पहुंचना होता है और वो 2-3, देखिए सोशल मीडिया पे ये जाएगा तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले से, पर ये आज के चलन में है कि कुछ लोग हैं जो कंपनी बना के प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोग पी रहे हैं, तो हमें शब्द तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो ड्रिंक करके आते हैं, फिर खाना खाते हैं और यदि मूड ख़राब हो जाता है तो थोड़ा बहुत अपशब्द भी बोलते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब नशा ही उनको नींद के दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करता है। वो अपने आप नींद में नहीं जा पाते। ऐसा क्यों? उनके घर का जो मैप देखा है वो शेरमुखी घर है और शेरमुखी घर में उनका जो बेड है वो साउथ वेस्ट में है। यदि कभी वो उस बेड पे नहीं सोते हैं, किसी दूसरे कमरे में सोते हैं, तो जो दूसरा कमरा है उनका वो साउथ वेस्ट में आता है और वो साउथ वेस्ट के थोड़ा बाद में आता है और नॉर्थ में उनके घर पे टॉयलेट है। प्योर नॉर्थ में उनका सीट लगा हुआ है। तो अब हम वास्तु पे चले जाएंगे तो चैप्टर लंबा हो जाएगा, पर हम सिर्फ जियोपैथी स्ट्रेस पे अगर रहें तो उनके घर की ऊर्जा ऐसी है कि उनको 10 बजे से पहले घर में रिलैक्स नहीं होता। अगर वो पहले बिना ड्रिंक के आ जाएंगे तो वो असहज फील करते रहते हैं। तो असहज की जगह वो एक दूसरे ही मूड में रहना चाहते हैं जिससे वो घर में रह सकें। अब ऐसी वाली स्थिति में वो अपने को दूसरे मूड में ले जाने के लिए या एक दूसरे ही ऑरे में जाने से पहले वो अपने आप को टोन अप कर लेते हैं, वो ड्रिंक कर लेते हैं। अगर किसी के सामान्य जीवन में इस प्रकार से जियोपैथी स्ट्रेस दे रही है तो क्या उसका जीवन सामान्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो जियोपैथी वेब्स अलग अलग समय में, पुरातन काल में, जब से हम जहाँ तक जानते हैं उससे और पहले से भी कुछ तो फील होता होगा ना लोगों को। अच्छा, जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं ये घूम फिर के सूंघ सांघ के वहीं जाके बैठते हैं जहाँ से जियोपैथी स्ट्रेस का वाइब्रेशन आ रहा होता है। ये वहीं पे जाके बिल बनाते हैं। सांप हुए, चूहे हुए, ये जितने भी छोटे जानवर हैं ये बिल ही उस डायरेक्शन में जाके बनाते हैं जहाँ पर जियोपैथी स्ट्रेस हो, क्योंकि वो उनको एनर्जी देती है और हम लोगों को वो एनर्जी फील नहीं होती है, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। जब भी फील होती है तो ऐसी वेब्स को अलग अलग समय पर, जैसे चीन में ड्रैगन कहा गया। अब ड्रैगन उनका देवता है, नेगेटिव चीज़ों को विनाश करने वाला, पर ड्रैगन उसको भी कहा गया जो वो अपना फ्लैग लेके घूमते हैं, और ड्रैगन इसको भी कहा गया। अब ड्रैगन की क्या क्या परिभाषा है वो वहाँ के सब्जेक्ट और भाषा पे जाके समझना रहेगा। भारत में जलीय नाग, जल की तरह तरंगों वाला एक नाग और आत्मा बोला गया। ब्रिटेन में उसे वाइबर बोला गया। अब वाइबर का क्या स्वरूप है ये समझना पड़ेगा। बोर्निया में उसको नाग बोला गया। तो जलीय नाग आत्मा, ड्रैगन और नाग ये एक ही प्रकार के हैं, बस भाषा का अंतर है।
ऑस्ट्रेलिया में इंद्रधनुषीय सर्प, 7 रंगों वाला सर्प जिसकी आत्मा मगरमच्छीय सांप, मतलब मगरमच्छ की तरह सटासट सांप की जैसी एक्टिविटी करते हुए निकल जाने वाली आत्मा। जिस देश की जैसी भाषा, उसे उसी भाषा में एक नया नाम मिल गया, पर वो कुल मिला के साइंटिफिक जो नेम है उसका, वो जियोपैथी वेब्स या जियोपैथी स्ट्रेस है। यहाँ पर हम उसे रूपांतरित करके बता रहे हैं। मेटल्स की नालियाँ और भूकंप। पृथ्वी की गहराई में मेटल्स की भारी भारी परतें हैं। हमने पहले प्लेट्स कहा था, अब मेटल बोल देता तो फिर उस समय शायद सटीकता नहीं आ पाती। अभी मेटल्स की भारी भारी परतें हैं जिन्हें हम प्लेट्स भी कहते हैं। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, खाना हो, लकड़ी का फर्नीचर हो, कुछ भी हो, सब पृथ्वी से निकलता है। पृथ्वी में सब कुछ है जिन्हें हम प्लेट्स भी कह सकते हैं। इन्हीं नालियों, धातुओं का पानी जो होता है वो एक केमिकल की तरह होता है और रासायनिक क्रिया करती है। प्लेट्स जब भी आपस में टकराती हैं, उससे केमिकल्स में विद्युत की तरंग से पानी बहने लगता है और उसमें एक घूर्णन क्रिया हो जाती है, मतलब मूविंग हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से बहने लगता है। इस प्रभाव से भूमिगत तनाव होता है, ये हानिकारक है और भूकंप आने पर भी यही होता है। धातुई प्लेट्स टकराने का कारण विकास के नाम पर आधुनिकता की स्थापना की गई है ना। अब जब प्लेट्स टकराएंगी, उनके बीच में खौलता हुआ लावा, ऐसी स्थिति है। अच्छा, भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके कभी कभी वीडियो देखे हैं, हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। साथ ही मैंने कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवी देखी हैं जो स्पेशली भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनी है। इसमें एक फैमिली होती है, वो ऐसी जगह पे रह रही होती है जहाँ पर एक सुस्तावस्था में पड़ा हुआ भूकंप का केंद्र ज्वालामुखी जो होता है वो वहाँ पर होता है और वो सालों से वहाँ रह रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उनकी जीवन अच्छा चल रहा होता है। पर अचानक से एक प्रक्रिया घटती है और घटती चली जाती है जिसमें वो अपना घर, शहर, एरिया सब छोड़ के, अपनी जान बचाते हुए, अपना सब कीमती सामान छोड़ के, सिर्फ अपनी फैमिली को गाड़ी में लेके और भागते हैं। और उस ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी फूटता है तो लावा कई कई किलोमीटर तक जाता है और उससे जो धुआं उठता है और जो हवाएं चलती हैं, दूषित हवाएं, वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं और बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों को प्रभावित भी करती हैं। अगर ये लावा पृथ्वी के ऊपर इतने प्रेशर से निकलता है कि बहने के बाद वो अगर धारा पकड़ ले तो कई किलोमीटर तक चला जाता है और उसके जो पत्थर हैं हवा में वो बहुत बहुत दूर तक जाके गिरते हैं। ऐसी वाली स्थिति में आप सोचिए कि ये पृथ्वी पे धरातल समतल भूमि जहाँ पे हम जीवन जी रहे हैं उस जगह पर है। अब अगर इसी को हम हज़ारों फुट नीचे जाके पृथ्वी में मिट्टी के नीचे सतही लेवल पे जाके देखें, अगर वहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है तो कितनी बड़ी पृथ्वी है, हम उसको नाप तो चुके हैं, लेकिन अगर पैदल चलने का सोचा जाए तो शायद कई जन्म लगेंगे इधर से उधर तक जाने में। ऐसी लंबी दूरी में धरातल नीचे की धारा में जाके वहाँ पर जब ये हलचल होती है तो कितनी बड़ी त्रासदियाँ हम देखते हैं। तो सोचिए कि नीचे कितना लावा होगा, कितना पानी होगा, कितना ऐसा रासायनिक लीटर्स के हिसाब से नहीं, ये गैलन के हिसाब से होगा और इसमें जब विद्युत तरंग दौड़ती होगी तो उसका जो
वेब्स है, जो नेगेटिव तरंगे हैं, वो जब ऊपर आती हैं तो कितने प्रेशर से आती हैं। आप समझिए कि जियोपैथी स्ट्रेस 7th फ्लोर तक फ्लैट स्कल्पचर में आपको देखने को मिलती हैं। अभी पढ़ाई जाएंगी आगे तो मैं उसको भी लूँगा। अगली हेडिंग है धातुई प्लेट्स टकराने का कारण। विकास के नाम पर आधुनिकता की स्थापना हेतु ऊंचे ऊंचे भूखंडों का विकास किया जा रहा है। बुर्ज खलीफा शायद 90 मंजिल का है, या हो सकता है और भी ज़्यादा मंजिल का हो, पर अभी तक बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा है। एक और इमारत बन रही है, वो और भी बुर्ज खलीफा से और भी ज़्यादा ऊंची है। अब इतना ऊंचा आप पृथ्वी की मिट्टी, खनिज, सब चीज़ों को ले जाके एक जगह पर इतना ऊंचा निर्माण कर रहे हैं, पृथ्वी की चाल में परिवर्तन तो आना है। दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है तो बहुत गहराई तक जा रहे हैं, खुदाई हो रही है, चीज़ें निकल रही हैं। तीसरी तरफ गगनचुंबी चुंबी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं और वहीं पर मेट्रो के लिए टनल खोद रहे हैं। पूरे शहर में खुदाई हो रही है, हर जगह मेट्रो चल रही है। भूमि को हर हिसाब से हम क्षति ही पहुंचा रहे हैं। ये परस्पर जो बदलाव हैं, समतल और भूमि के तल और हवा में जो उठा के बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, इससे बैलेंसिंग पृथ्वी की जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इसकी वजह से जब पृथ्वी घूमती है और घूमने पर वो प्लेट्स ऊपर नीचे आगे पीछे होके एक दूसरे से टकराते हैं, तो रासायनिक क्रिया से जो वेब्स बनती हैं और जो मिट्टी का जो खनन हो जाता है, जो रिसाव हो जाता है, उससे दोबारा से एडजस्टमेंट होता है और चीज़ें सही होती हैं। पर वो हमारे लिए, पृथ्वी के लिए तो अच्छा है, पर हमारे लिए भूकंप के रूप में सामने आता है। ग्रिड सिस्टम के खोजकर्ता डॉक्टर हर्टमैन ने इसकी खोज की थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और अत्यधिक जमीनी क्षेत्र छेड़छाड़ का इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और अत्यधिक जमीनी छेड़छाड़ से इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, वही हम कह रहे हैं, घूर्णन क्रिया, मूविंग जो पृथ्वी कर रही है, उसकी वजह से ये मूविंग में प्रॉब्लम, या मूविंग की वजह से प्रॉब्लम, या ज़मीन में छेड़छाड़ करने से मूविंग होने पर प्रॉब्लम आ रही है। रासायनिक परिवर्तन होते हैं। डॉक्टर हर्टमैन ने बताया कि जब ज़मीन में ऐसे परिवर्तन होते हैं तो भूकंप आते हैं, डिसबैलेंस होता है और बैलेंसिंग करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। जब धातुओं का बहाव इन नालियों में बहता है तो स्ट्रेस पैदा होता है। इसी को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। भूकंप के समय ग्रिड में बदलाव। जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने में 12 घंटे पहले इन नालियों की चौड़ाई 3 गुना तक बढ़ जाती है, जिससे प्लेट्स खिसकने पर बैलेंसिंग डिस्टर्ब होती है और बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने से हमको जो आघात ज़मीन में मिलता है उसको भूकंप कहते हैं। अभी पृथ्वी की ही एक जगह है ऐसी, पृथ्वी पर ही, जहाँ पर भूमि जो है वो दरार आ रही है। भूमि के एक बहुत बड़े, कई 100 किलोमीटर एरिया में एक दरार आ रही है फिक्स, और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे से घूम के सैकड़ों सालों में पृथ्वी का वो हिस्सा टूट के और दूसरी तरफ आके जुड़ जाएगा। फिर यहाँ का मौसम चेंज हो जाएगा। फिर वो ज़मीन जब दूसरे उससे जुड़ जाएगी तो वहाँ का जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, और जिस भी देश से आगे जुड़ेगी
हो सकता है वो ज़मीन एशिया से ही जुड़ना है उसको, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर वो ज़मीन पूरी की पूरी एशिया से आके जुड़ती है और उस जगह पर समुद्र का पानी भर जाता है, तो एशिया का क्षेत्रफल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हो सकता है कि हमको या आपको अगले समय में ये देखने को मिले, और हो सकता है इस जन्म में ना भी मिले। तो हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा, हो सकता है उनको भी ना मिले, क्योंकि सैकड़ों साल में प्रक्रिया होने वाली है। तो लंबे टाइम में जाके मिलेगा, तो वो हमारे लिए एक अचरज का ही काम होगा। शायद याद भी नहीं होगा कि हमने इस जन्म में, क्यों हमें तो नहीं याद है पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया, और इस जन्म में अब हो सकता है यही हमारा पहला जन्म हो, है ना। तो ऐसे अंतर भेद मन भेद चलते रहेंगे, हम इसमें उलझेंगे नहीं। पर जब भी होगा ये होना है, तय है। साइंस अपना काम कर रही है, विज्ञान का अपना काम हो रहा है, पृथ्वी अपना काम कर रही है, सूर्य अपना काम कर रहा है, सभी ग्रह अपना काम कर रहे हैं। अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, चंद्रमा की ऊष्मा अगर नमी जो है वो ठंडक जो है अगर पृथ्वी पर आती है, तो शनि मंगल बुध राहु केतु सभी की जो किरणें हैं, जो असर है, वो पृथ्वी पर आता है। ग्रही व्यवस्था को जो लोग नहीं मानते हैं, उनके जीवन में भी बहुत बार ऐसी गलतियां वो करते हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी थी। बहुत कुछ उन्हें ऐसा मिलता है जो शायद उन्हें बिना प्रयास के मिला है। बहुत सारा कुछ जीवन में हो रहा होता है, पर चूंकि हमारी अपनी एक समझ है, हमारा अपना एक क्राइटेरिया है, हम अपना एक विचारधारा बना के चलते हैं, तो उसी के हिसाब से हमको लगता है कि सब कुछ होता है। तो सभी का अपना जीवन है, किसी को आप चलने और मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पर जो लोग आपसे जुड़ते हैं, आप उनका वास्तु समाधान अवश्य कर सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। निरंतर इस विद्या को हम गतिमान कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स के साथ में, और हम बेशक लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मछली वाली जो कहानी थी, जिसमें दादा और नाती समुद्र के किनारे जा रहे होते हैं, दादा सोचते हैं सैकड़ों मछलियां पड़ी हैं, सब मछलियों को कौन समुद्र में वापस डालेगा, इतना काम कौन करेगा, ये लोग उठा ले जाएंगे और इन्हें मरना ही है। पर नाती जो होता है वो एक मछली को पानी में डालता है। दादा पूछते हैं इससे क्या होगा, वो कहते इसके जीवन में तो बदलाव आ जाएगा ना। नाती कहता है इसको मैंने पानी दे दिया, इसको जीवन मिल गया, इसके जीवन में बदलाव आ जाएगा। ऐसे ही तमाम मछलियां हैं जो समुद्र के किनारे पड़ी हुई हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के एरिया में, जो आपके संपर्क में आते हैं। पर जो बदलाव चाहते हैं आप उनके जीवन में बदलाव कर दें, उनके जीवन में तो बदलाव हो जाएगा ना। बाकी तो फिर अपना अपना प्रारब्ध भोगेंगे, ठीक है ना। चलिए, नेगेटिविटी को दूर भगाते हुए, पॉजिटिविटी का साथ पकड़ते हुए हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान रखेंगे, सीखते रहेंगे निरंतर नई चीज़ों को, नई प्रक्रिया के साथ में। जितने भी रिसर्च आते रहेंगे हम आपसे साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे पेज के साथ, चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा 62 नंबर का। और आज हम लोगों ने 61 में जो भी पढ़ा है इसको रिवाइज करते रहिए और सीखते रहिए। बने रहिए विपिन वर्मा यानी मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्यार से बोलिए राधे राधे।